इससे पहले के वीडियो में हम लोग कोशिका का जितना भी इंट्रोडक्शन था कि कोशिका का खोज किसने किया है, कोशिका क्या है, सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया, सारा का सारा हम लोग जो है देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कोशिका की संरचना देखने वाले हैं कि कोशिका का कौन कौन सा अंग है। क्या आप इससे पहले का वीडियो देख के आए हैं? चलिए आपसे तो जो है हम लोग जो है थोड़ा 1 मिनट में जो है आपसे जो है हम जो है टेस्ट थोड़ा सा ले लेते हैं कि आपको पिछला वाला चीज सब याद है या नहीं याद है। तो बताइए कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। इसके बाद बताइए क्या रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका का खोज किया था? तो नहीं, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। बताए थे आपको हम कि उसके साथ क्या हो गया था, मोए मोए हो गया था। पूरा बात हमने बताएंगे कैसे। इसके बाद बताइए कि सबसे पहले हुआ तो मृत कोशिका को देख लिया, तो सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने किया था खोज? तो सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके बाद बताइए कि कोशिका सिद्धांत किन दोनों भाई दोनों तबाही ने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। हमको उम्मीद है कि आप जो है इससे पहले का वीडियो पूरा का पूरा देख चुके होंगे और पूरा का पूरा बात आपको जो है याद ही होगा। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग जो है उससे आगे बढ़ने वाले हैं, कोशिका का संरचना देखने वाले हैं कि कोशिका का कौन कौन सा अंग है, उसका क्या क्या कार्य है, सारा का सारा हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोग जो बस वीडियो में बने रहिए, आपको वीडियो देखने में बिल्कुल भी बोरिंग लगेगा ही नहीं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि आपको जो है यह वीडियो देखने में हम बोरिंग लगने ही नहीं देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको पिछले दिन कोशिका का संरचना बता दिए थे, लेकिन हम उसका कार्य आपको नहीं बताए थे। तो चलिए एक बार हम लोग जो है कोशिका का संरचना जो है फिर से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको कि कोशिका का जो सबसे बाहरी आकार होता है, इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि यह हमारा एक कोशिका है। ठीक, हम आपको क्या बताए थे कि कोशिका का यह जो बाहरी अंग है, जो बाहरी अंग है कोशिका का, जो यह बाहरी अंग है, इसे क्या कहा जाता है? याद है या नहीं याद है? इससे पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि कोशिका के बाहरी अंग को कौन सा झिल्ली कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है, या इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। क्या आपको इतना बात याद है? इसके बाद हम आपको बताए थे कि कोशिका के अंदर में उसका दिमाग यानी कि मस्तिष्क होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे केंद्रक कहा जाता है। तो बताइए कोशिका का हम लोग देखते भी नहीं है, लेकिन कोशिका का भी दिमाग है। हो सकता है कि आपके पास थोड़ा कम हो, लेकिन कोशिका के पास पूरा है। और कोशिका के दिमाग को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। पूरा बात हम लोग जो है इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखे थे कि कोशिका के अंदर में द्रव के रूप में पदार्थ पाया जाता था। कोशिका के अंदर में द्रव के रूप में पदार्थ पाया जाता था। आप लोग यह नहीं सोचेगा कि हम झिल्ली इसमें बना रहे हैं। कोशिका के अंदर में द्रव के रूप में पदार्थ पाया जाता था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? तो कोशिका द्रव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोशिका द्रव कहा जाता था। क्या आपको इतना बात याद है? और हम साथ ही साथ आपको यह भी बताए थे कि इस कोशिका के अंदर में कोशिका का अलग अलग अंग पाया जाता है। अब आप बोलेंगे भैया इस अंग का क्या काम है? तो जैसे हमारे शरीर में कोई अंग है, किडनी है, फेफड़ा है, लीवर है, इतना सारा अंग है, सबका अलग अलग काम है ना। जैसे मान के चलिए हम आपको बोलेंगे किडनी का क्या काम है, तो आप क्या बोलेंगे कि आईफोन लेना? नहीं, किडनी का काम आईफोन लेना नहीं है। किडनी का भी अलग काम है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। वैसे ही कोशिका के अंदर में भी कोशिका का बहुत सारा अंग होता है, जिसका कि अलग अलग काम होता है। तो कोशिका के अंदर में कोशिका का अलग अलग आकार का कोशिका का अंग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे कहा जाता है कोशिकांग। क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। आप यह नहीं सोचेगा कि इसी को, यह सभी जितना भी कोशिका के अंदर में अलग अलग अंग पाया जाता है, सभी को क्या कहा जाता है? कोशिकांग। हर जगह पाया जाता है, अलग अलग आकार का होता है, जिसे कोशिकांग कहा जाता है। इसके बाद इतना बात था आपका जो है किसके बारे में? कोशिका के बारे में, कि कोशिका का कौन कौन सा अंग है, उसका क्या क्या नाम है। इसके बाद हम आपको बताए थे, एक शर्त था कि यह जो था यह सब कोशिका में पाया जाता था, लेकिन एक ऐसा अंग था जो कि सिर्फ किस कोशिका में? पादप कोशिका में पाया जाता था। और उस अंग का क्या नाम था? तो कोशिका भित्ति नाम था। उस अंग का क्या नाम था? कोशिका भित्ति, जिसे हम लोग प्यार से क्या बोले थे? Z+सिक्योरिटी। क्यों बोले थे Z+सिक्योरिटी? Z+सिक्योरिटी क्यों बोले थे? क्योंकि देखिए कोशिका का यह बाहरी अंग है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली को हम लोग जो है साधारण रूप से जो है कोशिका झिल्ली को साधारण रूप से हम लोग सिक्योरिटी नाम दे दिए थे। लेकिन एक ऐसा भी चीज होता है जो कोशिका झिल्ली का भी रक्षा करता है, यानी कि कोशिका झिल्ली के ऊपर से क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली के ऊपर से पाया जाता है कोशिका भित्ति। क्या पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पाया जाता है। और याद रखिएगा, आपको हम बार बार बोल रहे हैं, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, वह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अब आप बोलेंगे भैया ऐसा भेदभाव क्यों?
आगे देखेंगे, सब बात आपको अभी बताते, तो आप आगे फिर क्या पढ़ेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आया है? कोशिका का जो बाहरी अंग है उसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। कोशिका के अंदर उसका दिमाग यानी मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ द सेल होता है, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहा जाता है। इसके बाद आपको हम क्या बताया कि कोशिका के अंदर द्रव के रूप में पदार्थ पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका के अंदर अलग अलग अंग होता है, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग है, वैसे ही कोशिका के शरीर में भी अलग अलग अंग होता है, जिसका अलग अलग काम होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। नाम में कोशिका का अंग यानी कोशिकांग। इसके बाद हम आपको यह भी बताए थे कि एक ऐसा चीज जो कोशिका झिल्ली जो यह जो था आपका बाहरी, उसका भी रक्षा करता है, जिसे हम लोग क्या नाम दिए? कोशिका भित्ति, जो कि केवल किस कोशिका में? बिल्कुल सही जवाब, पादप कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग अब यह देखेंगे कि सबसे पहले कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या है, यानी यह जो आपका जो सबसे बाहरी अंग जो था या गोल टाइप का, यह जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है, आखिर यह है क्या? तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? तो हम आपको बोले थे कि आपको सीधा याद रखना है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का सीधा मतलब है बॉडीगार्ड। जैसे आप किसी फंक्शन वगैरह में जाते होंगे, शादी वगैरह में, तो वहां पे सिक्योरिटी रहता है ना, जो कि पूरा चीज का जांच करता रहता है कि कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, कौन किधर जाएगा, यानी सिक्योरिटी क्या करता है? उसका जांच करता है। यानी कोई चीज अंदर प्रवेश करेगा घर के या घर से बाहर जाएगा, इसका जांच कौन करता है? तो सिक्योरिटी करता है। और कोशिका झिल्ली को हम सिक्योरिटी नाम दिए है, यानी कोशिका झिल्ली भी इसी चीज का जांच करता है। किस चीज का? कि कौन चीज कोशिका के अंदर आएगा और कौन चीज कोशिका से बाहर जाएगा, इसका जांच कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली करता है। तो चलिए हम लोग जो है थोड़ा इसको जो है बारीकी से समझते हैं। क्या है कि यह कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होती है, यानी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली होता है, जो कि कोशिकीय सामग्री को बाहरी वातावरण से रक्षा करती है। जैसे हम आपको बताए हैं कि कोशिका के अंदर में उसका अलग अलग अंग होता है। अब मान के चलिए कोई भी आएगा और कोशिका में प्रवेश कर जाएगा, तो उसका जो कोशिकांग जो था वह नष्ट होगा या नहीं होगा? कुछ भी कोशिका में प्रवेश कर जाएगा तो होगा ना। इसीलिए हम आपको, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली क्या करता है? किसी भी चीज ऐरा गैरा को कोशिका में प्रवेश नहीं करने देता है, उसको प्रवेश करने से रोकता है। वही है कि यह कोशिकीय सामग्री को बाहरी वातावरण से क्या करती है? सुरक्षा करती है, सेफ्टी करती है, कवच का काम करती है उसके लिए। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है कि इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। क्या है कि इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। आप बोलेंगे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या हुआ? आप अपने स्कूल या कोचिंग वगैरह में देखते होंगे, कुछ ऐसा स्टूडेंट होता है जिसका कि हर काम फिक्स होता है कि हमें इसके साथ ही दोस्त बनाना है, हमें इसी के साथ बैठना है, हमें क्या क्या करना है, मतलब कि वह क्या करता है? हर एक चीज का चूज करता रहता है। तो वही यहाँ पे है कि इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अब क्यों चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है? क्योंकि यह जो कोशिका है ना, कोशिका के अंदर में किसी को भी प्रवेश करने नहीं देता, यानी कुछ ही चीजों को कोशिका में प्रवेश करने देता है और कुछ ही चीजों को, देखिए, कुछ ही चीजों को कोशिका में प्रवेश करने देता है और कुछ ही चीजों को कोशिका से बाहर निकलने देता है। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि यह चयन करता है कि कौन कोशिका में जाएगा और कौन कोशिका से बाहर निकलेगा। उसका चयन नहीं कर रहा है, मतलब चुनाव नहीं कर रहा है कि देखिए सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली है, अब कौन चीज कोशिका के अंदर जा रहा है और कौन चीज कोशिका से बाहर आ रहा है, उसका चयन कौन कर रहा है? तो कोशिका झिल्ली, जो कि उसका सिक्योरिटी है। तो इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। क्योंकि 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 लिखा हुआ भी है, क्योंकि यह कुछ ही पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है, यानी कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देता है और कोशिका के अंदर का भी कुछ ही पदार्थों को बाहर आने देता है। इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। और हम इतना देर से यह बात समझा रहे हैं, इसका एक ही मतलब है कि यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, इसीलिए याद रखिएगा। ठीक, कि इसे क्यों चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अगला, यह कुछ पदार्थों की गति को भी रोकती है, यानी सभी पदार्थों का गति नहीं करने देती है, उसकी गति को भी रोकती है। इसके बाद देखिए क्या है, और हाँ, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि यह जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है, यह बना किससे होता है? तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो बना होता है वह लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। किससे? लिपिड और प्रोटीन से। याद रखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है? लिपिड या प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? लिपिड या प्रोटीन से। दोनों एक ही नाम है, कोशिका झिल्ली पूछे या प्लाज्मा झिल्ली पूछे, दोनों एक ही बात है। इसीलिए किससे दोनों बना होता है? तो लिपिड और प्रोटीन से। मतलब ये दोनों चीज को आपस में मिलाने से कोशिका झिल्ली बनता है। किस दोनों चीजों को? तो लिपिड और प्रोटीन को। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, यह कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गति को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, कोशिका के अंदर वाले पदार्थ का और कोशिका के बाहर वाले पदार्थ का
गति को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसके बाद आइए क्या है, यह CO2 और ऑक्सीजन जैसे पदार्थों के विसरण की अनुमति देता है। अब आप बोलेंगे भैया यह विसरण क्या है, तो इसी के लिए हम लोग जो है अब आगे का यह प्रोसेस समझने वाले हैं। अभी आप लोग जो है धैर्य बनाए रखिए, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले आप समझिए, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कोई चीज कोशिका के अंदर जा रहा है, कोई चीज कोशिका के अंदर से बाहर निकल रहा है। यह हो कैसे रहा है, अपने आप तो नहीं होता होगा, तो इसीलिए आपको दो प्रकार का परिवहन पढ़ना होगा। एक है निष्क्रिय परिवहन और एक है सक्रिय परिवहन। दोनों बातों को बारीकी से समझिए। देखिए क्या है, मान के चलिए आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, यानी O2 आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में है, O2 आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक। आपके पास O2 बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब किसी के पास O2 बहुत कम मात्रा में है, किसी के पास O2 बहुत कम मात्रा में है, किसी के पास O2 बहुत, बारीकी से बात को समझिए। कहीं कोई ऐसा स्थान है जहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है और उसी के थोड़ा ही आसपास में जो है कोई ऐसा स्थान है जहां पे ऑक्सीजन बहुत कम है। अब बात को समझिए, दोनों परिभाषा आपको याद हो जाएगा। जब आप देखेंगे कि ऑक्सीजन ज्यादा वाले से कम वाले की ओर आ रहा है, तब उसे आप बोलेंगे कौन सा परिवहन, निष्क्रिय परिवहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, निष्क्रिय परिवहन। और जब आप देखेंगे कि कम वाला ऑक्सीजन ज्यादा वाले ऑक्सीजन के पास जा रहा है, तब आप उसे बोलेंगे कौन सा परिवहन, तो सक्रिय परिवहन बोलेंगे। क्या आपको बात समझ में आ गया? चलिए हम आपको डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं कि आपके पास 100 रुपया है, आपके पास 100 रुपया है, कोई आके आपसे बोल रहा है 1 रुपया देने के लिए, यानी ज्यादा से कम वाले की ओर आपका पैसा जा रहा है, इसीलिए वह परिवहन कौन सा परिवहन होगा, निष्क्रिय परिवहन होगा। कहीं पे कोई चीज, मान के चलिए कहीं पे पानी जो है, जल जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है और कहीं पे पानी बहुत कम में मात्रा में है, तो जब पानी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाते रहता है तो उसे निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। लेकिन जब कहीं पे पानी बहुत कम मात्रा में है और वह कम मात्रा वाला पानी बहुत ज्यादा मात्रा वाले पानी की ओर जा रहा है, तब उसे ही कहा जाता है सक्रिय परिवहन कहा जाता है। क्या आपको इतना बात क्लियर है? तो बताइए, जैसे इसमें हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा था, ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा था, तो बहुत ज्यादा वाले ऑक्सीजन बहुत कम वाले की ऑक्सीजन की ओर जा रहा है, तो बहुत ज्यादा वाला जब बहुत कम वाला से मुलाकात करने जाता है तो उस परिवहन को ही कौन सा परिवहन कहा जाता है, तो निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। लेकिन जब बहुत कम वाला कोई चीज, जब बहुत कम वाला ऑक्सीजन बहुत ज्यादा वाले ऑक्सीजन से मुलाकात करने जाएगा, यानी कम वाला ज्यादा वाले की ओर चला जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है, सक्रिय परिवहन कहा जाता है। क्या आपको इतना बात समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ गया? ठीक है। जब ज्यादा वाला चीज कम वाले चीज की ओर जाएगा, निष्क्रिय परिवहन, कहीं पे वह चीज कम है और ज्यादा वाले की ओर जा रहा है, तो सक्रिय परिवहन कहा जाएगा। यही आपका डिफरेंस है निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन के बीच में अंतर। देखिए क्या है कि पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। देखिए ना, हम आपको क्या बोले थे, यहाँ पे देखिए उच्च सांद्रता यानी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा था निष्क्रिय परिवहन। इसमें क्या होगा कि ये अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा। देखिए यहाँ पे निम्न सांद्रता माने होता है मात्रा, यानी कम मात्रा वाले से ज्यादा मात्रा वाले की ओर जा रहा था, तो इसीलिए यह हो जाएगा कौन सा परिवहन, सक्रिय परिवहन हो जाएगा। क्या आपको इतना बात क्लियर है? इसके बाद देखिए आगे क्या है कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। आप दिमाग लगाइए ना। आप जैसे मान के चलिए आप क्लास 10th में है, आप क्लास 10th में है और आपको क्लास 5 में जाना है, तो क्या आपको जो है और कुछ सीखने की आवश्यकता है? नहीं ना, आवश्यकता है, मतलब आपको एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। निष्क्रिय परिवहन में वही ना हो रहा था, ज्यादा वाला कम वाले की ओर जा रहा था, तो जब ज्यादा वाला कम वाले की ओर जाएगा, अब अभी अपने 10वां में है, अब आप जाएंगे पहले वाला क्लास में, तो आपको एनर्जी ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं ना करना पड़ेगा। तो वही बात है कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब आप अपने हैं अभी दूसरे में, जब आप अपने अभी पहले दूसरा 5वें में, और जब आप जाएंगे 10वां वाला से मुलाकात करने, तब तो आपको दिमाग लगेगा ना, पहले आपको उसके लायक बनना पड़ेगा, तब ना आप आगे की क्लास में जाएंगे। तो इसीलिए इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम आपको वैसे भी एग्जांपल दिए थे, आपके पास 100 रुपया है, कोई 1 रुपया मांग रहा है, तो क्या आपको उसके लिए मेहनत करना होगा? नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से उसको दे देंगे। तो वैसा परिवहन कौन सा परिवहन कहलाता है, निष्क्रिय परिवहन। तो आसानी से आप दे देंगे, आपको ऊर्जा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। लेकिन जब आपके पास 1 रुपया है और कोई आके आपको 100 रुपया मांग ले, आपके पास 1 रुपया है और कोई आके आपको 100 रुपया मांग ले, तब तो आप टेंशन में चला जाएंगे। क्या आप बोलेंगे तब वहां पे, मेरे पास 1 ही रुपया है या 100 रुपया मांग रहा है,
इसका मतलब हमें काम करना होगा, उसके बाद पैसा कमाना होगा, फिर हम उसे देंगे। तो जब आप काम करेंगे तो एनर्जी चाहिए ना, वही तो यहाँ पे बोल रहा है। निष्क्रिय परिवहन में क्या था, तो ज्यादा वाला कम वाले की ओर जा रहा था, तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं था। ऊंचा क्लास वाला निम्न क्लास वाले की ओर जा रहा था, तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखिए सक्रिय परिवहन में निम्न वाला उच्च वाला की ओर जा रहा है, तब तो इसे कुछ कुछ सीखना ना पड़ेगा, इसीलिए इसे ऊर्जा की आवश्यकता होगा। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है, यह एक धीमी प्रक्रिया है। आप ही दिमाग लगाइए ना, पूरा बात हम आपको अभी याद करा देंगे। देखिए यहाँ पर ऊर्जा का आवश्यकता था ही नहीं, ऊर्जा का आवश्यकता नहीं था। जब ऊर्जा है ये नहीं है तो क्या काम धीरे धीरे होगा या स्पीड में, क्या आपको लग रहा है? तो काम धीरे धीरे होगा। तो वही बात है, जब मान के चलिए आपको प्यास लगा है और आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपको प्यास लगा है तो काम आप आराम आराम से ना करेंगे। तो वही बात है, इसके पास ऊर्जा है ये नहीं है, इसीलिए यह प्रक्रिया कैसा है, धीमी है। लेकिन इसके पास तो ऊर्जा है, इसीलिए यह प्रक्रिया धीरे धीरे होगा, नहीं ना होगा, तीव्र गति से होगा। ठीक, आगे देखिए क्या है कि केवल छोटे या जल के अणु ही निष्क्रिय रूप में परिवहन करते हैं, यानी केवल छोटा छोटा और जल का अणु ही कौन सा परिवहन करता है, निष्क्रिय परिवहन। इसमें देखिए बड़े अणुओं की गति सक्रिय परिवहन द्वारा होती है, यानी बड़ा बड़ा जो अणु होता है उसका जो गति होता है वह किसके द्वारा होता है, तो सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। वैसे आप इसका 2 पॉइंट याद रखिएगा ही रखिएगा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। निष्क्रिय परिवहन में क्या हो रहा था, कोई चीज कहीं पे ज्यादा मात्रा में था, ज्यादा मात्रा में, और वह कम मात्रा वाले की ओर जा रहा था। सक्रिय में क्या था, कहीं पे कोनो चीज कम में था और वो चीज ज्यादा वाले चीज की ओर जा रहा था, तो वह क्या कहलाता था, सक्रिय परिवहन कहलाता था। क्या आपको यह दोनों चीज समझ में आ गया? इसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि निष्क्रिय परिवहन 2 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, हम लिखना यहाँ पे भूल गए हैं, लेकिन आप नहीं भूलिएगा क्योंकि आपको तो एग्जाम ना देना है। निष्क्रिय परिवहन कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है विसरण और एक होता है परासरण। एक होता है विसरण और एक होता है परासरण। अब विसरण क्या है और परासरण क्या है, तो देखिए क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हम एक कोशिका का यहाँ पे जो है चित्र पाड़ देते हैं, जैसे हम एक कोशिका का यहाँ पे चित्र पाड़ते हैं। ओके, एक कोशिका का हम यहाँ पे चित्र पाड़ते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा आप बात को समझिए कि कोनो भी पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस, वह अपने ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर आएगा तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, तो विसरण कहा जाएगा। कहीं पे कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है कोशिका के अंदर में, कहीं पे कोई चीज ज्यादा मात्रा में है और उस ज्यादा मात्रा वाला चीज कम मात्रा वाले चीज की ओर आ रहा है, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, परासरण कहा जाएगा। याद रखिएगा, इसमें आप ठोस कहीं किसी परिस्थिति में देखने को मिलता है, अधिकतर में द्रव या गैस ही देखने को मिलता है। तो क्या आपको विसरण समझ में आया? विसरण का सीधा संबंध यहाँ पे कोशिका से है। कोनो भी चीज कहीं पे बहुते ज्यादा है और वो बहुते ज्यादा वाले चीज बहुते कम वाले से मुलाकात करने जा रहा है, यानी उससे मिलने जा रहा है। मतलब बात को आप सीधी से समझिए ना, मान के चलिए कहीं पे बहुते ज्यादा पानी है, कहीं पे बहुते ज्यादा पानी है, ये बहुते ज्यादा पानी अब बहुते कम पाने वाले की ओर जा रहा है। बहुते ज्यादा पानी है, बहुते ज्यादा पानी किस ओर जा रहा है, तो जहां पे बहुते कम पानी है उसके पास जा रहा है। तो इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है, जिसमें ठोस भी शामिल होता है, द्रव भी शामिल होता है और गैस भी शामिल होता है। क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? इसके बाद देखिए क्या है कि परासरण क्या है। परासरण क्या है कि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक जैसे जल के अणु को उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना परासरण कहलाता है। अब आप बोलेंगे भैया इसमें भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो रहा है, इसमें भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो रहा है, तो जब दोनों बात एक के है तो हम इसको अलग अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? और आपको लग रहा है कि दोनों बात एक के होगा। जब दोनों बात एक के होता तो हम लिखते ही क्यों, एक के को ना लिखते हैं। इसीलिए यह दोनों बात एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। भले ही दोनों में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति हो रहा है, लेकिन तैयो दोनों बात अलग है। अब आप बोलेंगे भैया हम तो हो गए साइंस का स्टूडेंट, अब आप हमें बताइए कि कैसे। तो बात को समझिए, देखिए जब कोशिका के अंदर में कोई चीज ज्यादा मात्रा में है और वो चीज कम मात्रा की ओर जा रहा है तो उसे ही कहा जाता है विसरण। लेकिन जब कोई चीज कोशिका के बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में है और कोशिका के बाहर से अंदर जा रहा है कम मात्रा वाले की ओर, तब उसे कहा जाता है परासरण। क्या आपको इतना बात समझ में आया? साफ एकदम आसानी से समझिए। विसरण क्या है, तो विसरण का काम कोशिका के अंदर का होता है, यानी कोशिका के अंदर में ज्यादा वाले कम मात्रा वाले की ओर जाएगा, ज्यादा मात्रा वाले कम मात्रा वाले की ओर जाएगा। लेकिन परासरण क्या है, तो परासरण में
कोशिका के बाहर से ज्यादा मात्रा वाला चीज कोशिका के अंदर यानी कम मात्रा वाले की हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गया? विसरण कोशिका के अंदर में घुरियाल रहता है और परासरण क्या होता है? तो कोशिका आपके बाहर से अंदर की ओर जाता है। और कैसा? तो उच्च सांद्रता वाले से निम्न सांद्रता वाले की ओर। और आप ही बताइए, जब ये बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो किसी एक चीज का सामना करना पड़ रहा है इसको। किसका? तो अर्धपारगम्य झिल्ली का। किसका? अर्धपारगम्य झिल्ली का। यानी इस झिल्ली के परमिशन से ना इसके कोशिका के अंदर में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बात दिया हुआ है कि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक, हाँ, और याद रखेगा विसरण में ठोस, द्रव, गैस तीनों आता है, लेकिन परासरण में केवल द्रव आता है। ठोस इधर से उधर जाएगा तब आप उसको परासरण नहीं बोलेंगे, वो विसरण होगा। केवल द्रव का बात होगा। और द्रव में कैसा? तो कोशिका के बाहर से कोशिका के अंदर की ओर, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? तो उसे ही क्या कहा जाएगा? तो निम्न अधिक परासरण कहा जाएगा। और यह दो प्रकार का होता है, एकदम इजी है, देखिए ना, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। अंतः माने कोई चीज कोशिका के अंदर जाएगा, तो जब कोई चीज कोशिका के अंदर जाता है तो अंतः परासरण। और बाह्य परासरण जब कोई चीज कोशिका से बाहर, बाह्य माने बाहर, तो जब कोनो चीज कोशिका से बाहर निकलता है तो उसे कहा जाता है बाह्य परासरण। और जब कोनो चीज कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तब उसे कहा जाता है अंतः परासरण। क्या आपको इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है? विसरण परासरण में आपको अंतर समझ में आ गया? या आप नहीं समझिएगा कि दोनों में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर है, तो दोनों एक ही बात है? दोनों एक बात नहीं है। विसरण कोशिका के अंदर होता है और परासरण कोशिका के बाहर से उसके अंदर जाता है। और किसका सामना करना पड़ता है उसे? तो अर्धपारगम्य झिल्ली का सामना करना पड़ता है। जब कोई चीज इसके अंदर से इसी में इधर उधर कर रहा है तब उसको इसका परमिशन लेने का कौन जरूरी है? तो वो तो ऑलरेडी उसके अंदर में है, बात समझे आप। लेकिन कोई चीज बाहर से अंदर जा रहा है तब उसको इस सिक्योरिटी का सहारा लेना ना पड़ेगा। वही प्रक्रिया है परासरण। क्या आपको अभी जितना बात समझाए हैं पूरा का पूरा बात समझ में आपको आ गया है? क्या पूरा का पूरा बात समझ में आ गया है? कोशिका झिल्ली क्या है? एक प्रकार का कोशिका का बॉडीगार्ड है, जो कि क्या करता है? कोई चीज कोशिका के अंदर जाएगा या कोई चीज कोशिका के अंदर से बाहर जाएगा, उसका देख रेख करता है। इसीलिए इसे कौन सा झिल्ली कहा जाता है? तो चयनात्मक या कभी कभी वर्णात्मक भी दे देता है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। यह सब आपको समझ में आया गया होगा, निष्क्रिय परिवहन, स्वक्रिय परिवहन। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके आगे कोशिका भित्ति का कार्य देखने वाले हैं। और जितना भी कोशिका का अंग आपको हम बताए हैं, सारा का सारा अंग हम लोग अब देखेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग देखते हैं उससे आगे। तो सबसे पहले अभी तक हम लोग जो है कोशिका झिल्ली और उसका जितना भी कार्य था सारा का सारा देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कोशिका भित्ति की ओर। अब आप बताइए कोशिका भित्ति क्या था? तो कोशिका झिल्ली को हम लोग दिए थे नाम सिक्योरिटी, और कोशिका भित्ति को क्या दिए थे? जेड प्लस सिक्योरिटी, जो कि केवल किसमें होता था? जंतु में या पादप में? तो पादप कोशिकाओं में होता था। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति और उसका कार्य की कोशिका भित्ति आखिर क्या है। तो देखिए कोशिका भित्ति क्या है? तो यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। क्या हम आपको इससे पहले नहीं बताए थे? कितना बार बता चुके हैं कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जो सबसे बाहरी कठोर आवरण होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। ठीक, इसके बाद देखिए जो मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है। तो बताइए कोशिका झिल्ली किससे बना था? तो कोशिका झिल्ली बना था लिपिड और प्रोटीन से, लेकिन कोशिका भित्ति किससे बना हुआ है? तो सेल्यूलोज से बना हुआ है। ठीक, इसके बाद देखिए आगे क्या है कि यह पादपों की संरचनात्मक मजबूती प्रदान करता है। यानी आप पेड़ पौधा को जब देखते होंगे उसे जो है जिंदगी भर एक ही जगह जो है कठोर तरीके से जो है खड़ा रहना है। तो पादप का जो है संरचनात्मक मजबूती यानी एक जगह खड़ा रहने में जीवन भर कौन मदद करता है? तो कोशिका भित्ति मदद करता है। बात समझ में आया? जो कोशिका झिल्ली के बाहर से होता है तो हम आपको बताइए दिए कोशिका झिल्ली सिक्योरिटी, और कोशिका झिल्ली के ऊपर में क्या था? कोशिका भित्ति था। इसके बाद आइए कि कोशिका भित्ति के क्या क्या काम है। तो कोशिका भित्ति का क्या काम हो सकता है? आप बताइए ना, कोशिका भित्ति का क्या काम हो सकता है? तो कोशिका भित्ति किसके ऊपर था? कोशिका झिल्ली के ऊपर। तो पहला काम तो ये होगा कि यह किसका रक्षा करता है? तो कोशिका झिल्ली का रक्षा करता है। उसके बाद यह कोशिका को सूखने से भी बचाता है। यानी कि कोशिका को सूखने से भी कौन बचाता है? तो कोशिका भित्ति बचाता है। यानी कोशिका भित्ति कोशिका को सूखने नहीं देता है। इसके बाद आइए कि यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करते, वही बात है संरचनात्मक मजबूती प्रदान करता है। तो कोशिका भित्ति का यह जो तीन मुख्यतः काम था यह आपको समझ में आ गया। पहला काम क्या है कि यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। दूसरा काम क्या है? तो दूसरा काम है यह कोशिका को सूखने से बचाता है। और तीसरा काम क्या है? तो तीसरा काम क्या है कि यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है।
ठीक, इसके बाद आइए, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक जो आपके मन में जो डाउट चल रहा था तभी से कि कोशिका भित्ति केवल पादप में ही क्यों होता है, जंतु में क्यों नहीं होता है। तो देखिए इसका सिंपल सा कारण है, कोशिका भित्ति केवल पादप में इसलिए होता है क्योंकि आप अपने दिमाग लगाइए, पादप को क्या करना आता है, जीवन भर उसको एक ही जगह जो है खड़ा रहना होता है, एक ही जगह रहना होता है। तो इसके लिए उससे कठोर मजबूती चाहिए ना, यानी कड़ापन चाहिए, एक ही जगह हमेशा रहना है। तो इसीलिए तो कोशिका भित्ति पादपों में ही क्यों पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति केवल पादपों में ही पाया जाता है क्योंकि पादप स्थान परिवर्तन नहीं करते, पादप को हमेशा जो है एक ही जगह रहना होता है, लेकिन जंतु स्थान परिवर्तन करते हैं। अगर जंतु में कोशिका भित्ति आ गया तो जंतु भी नहीं चल पाएगा। बात समझ में आया, पादप को हमेशा एक ही जगह खड़ा होना आता है, कड़ापन प्रदान, कठोरता प्रदान करना रहता है उसे, यानी कि एक ही जगह खड़ा रहना होता है। इसीलिए उसे एक नयिका चीज चाहिए होता है, कोशिका भित्ति, जो कि उसे एक ही जगह हमेशा रहने में मदद करता है। लेकिन जंतु तो इधर से इधर गति करते रहते हैं, इसीलिए जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। सिंपल सा यही इसका कारण है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं केंद्रक। क्या पढ़ते हैं, केंद्रक, वही केंद्रक जिसे हम आपको बोले थे कि इसे कोशिका का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है। तो केंद्रक क्या है, तो सबसे पहले केंद्रक का डायग्राम यानी चित्र देखिए। तो देखिए क्या है, तो केंद्रक जो होता है वह दोहरी झिल्ली यानी दोहरी परत से घिरा होता है। देखिए एक यह वाला परत है और एक इसके नीचे, यानी कई परत से, दो परत से, दो झिल्ली से घिरा हुआ है, इसे क्या कहा जाता है, नाभिकीय झिल्ली कहा जाता है। और अब आप देखेंगे नाभिकीय झिल्ली के बीच बीच में छिद्र आपको मिल जाएगा। देखिए एक यहाँ पे छिद्र है, एक यहाँ पे छिद्र है, एक यहाँ पे छिद्र है। तो नाभिकीय झिल्ली के बीच में जो छिद्र होता है उसे ही कहा जाता है नाभिकीय छिद्र कहा जाता है। क्या बात आपको समझ में आ गया। इसे केंद्रक छिद्र भी आप बोल सकते हैं, लेकिन नाभिकीय बोलिए, ठीक। इसके बाद आइए, कोशिका के अंदर में यह जो आप देख रहे हैं रस्सी जैसा जो संरचना है, इसे रस्सी जैसा संरचना है, इसे कहा जाता है क्रोमैटिन। क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन कहा जाता है। कोशिका के अंदर में, देखिए यह कोशिका मतलब केंद्रक ये है, यह पूरा केंद्रक का ही डायग्राम है। वैसे केंद्रक केवल इतना दूर का भाग है, ठीक, जिसे जो ही क्या है, केंद्रक है। यह सब इसका जो है बाहरी जो है सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद आइए, यह हो गया आपका केंद्रक। इसके बाद यह जो आप रस्सी जैसा संरचना देख रहे हैं, यह क्या है, तो यह क्रोमैटिन है। और केंद्रक के अंदर में द्रव के रूप में पदार्थ पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में, जिसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। क्या बात आपको इतना समझ में आ गया। केंद्रक जो है वह दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे नाभिकीय झिल्ली कहा जाता है। नाभिकीय झिल्ली के बीच में छिद्र रहता है, जिसे नाभिकीय छिद्र कहा जाता है। केंद्रक के अंदर में रस्सी जैसा संरचना होता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन कहा जाता है। इसके बाद केंद्रक के अंदर में लिक्विड के फॉर्म में द्रव के रूप में पदार्थ पाया जाता है, जिसे नाभिकीय द्रव कहा जाता है। ठीक, क्या आपको इतना बात समझ में आ गया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या है, पूरा बात अब आपको पता चलिए गया कि केंद्रक दोहरी परत वाली झिल्ली होती है। देखिए ना, एक परत ये हो गया और एक परत ये हो गया, यानी दोहरी परत वाली झिल्ली होती है, जिसे क्या कहा जाता है, तो कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो बताइए, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ दिस सेल, यानी कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो विज्ञान है, हमको सारा चीज में क्यों लगाना होता है कि क्यों क्यों क्यों। बात समझ में आया। तो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क क्यों कहा जाता है, आगे हम लोग अभी देखेंगे, ठीक। इसके आगे आइए कि इसमें कोशिका और केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थ के आदान प्रदान के लिए छिद्र होते हैं। देखिए यह तो हो गया आपका, देखिए एक था कोशिका के अंदर में था केंद्रक। तो क्या आप यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यह कोशिका और केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान के लिए छिद्र होते हैं, यानी यह जो केंद्रक है इसमें जो है छोटा छोटा छिद्र रहता है। क्यों छिद्र रहता है, ताकि कोशिका का कोई चीज केंद्रक में जाए और केंद्रक का कोई चीज बाहर कोशिका में आए, ठीक, वही यहाँ पे। इसके बाद आइए कि केंद्रक में गुणसूत्र यानी डीएनए क्रोमैटिन होते हैं, जो कोशिकीय विभाजन के दौरान दिखाई पड़ते हैं। आप यहाँ पे जो है थोड़ा एक बात समझिए। देखिए यह जो आप रस्सी जैसा संरचना देख रहे हैं, इसे ही क्रोमैटिन या इसे ही डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीएनए कहा जाता है। तो देखिए जब यह जो डीएनए है, यह केंद्रक के अंदर में जैसे तैसे फेंका रहता है, पड़ा रहता है, छिटाया रहता है, तो उसे क्रोमैटिन कहा जाता है। लेकिन हम आपको जो है कोशिका सिद्धांत में बताए थे कि एक कोशिका विभाजित होकर बहुत सारा कोशिका बना सकती है। तो जब जो कोशिका विभाजित होती रहती है, तो उस दौरान क्या होता है, या जो क्रोमैटिन पदार्थ जो जहां तहां जो पड़ा हुआ है, यह दो आपस में मिल जाता है। तो यह दोनों आपस में कुछ इस शेप में आके मिल जाता है, जिसे ही गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। तो बताइए, जब डीएनए कोशिका के अंदर में जैसे तैसे छिटाया हुआ है, फेंकाया हुआ है, पड़ा हुआ है, तब उसे क्या कहेंगे, क्रोमैटिन। लेकिन जब डीएनए कोशिका विभाजन के दौरान दो आपस में आके मिल गया, तब उसे क्या कहेंगे, तो तब उसे कहेंगे गुणसूत्र। क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। यह बात आपको क्लास 10th में भी काम आएगा, याद रखिएगा।
क्या आप याद रखिएगा, जब केंद्रक के अंदर में यह जो डीएनए था यह जैसे तैसे कहीं पे छिटाया हुआ, कहीं पे पड़ा हुआ था, तब उसे क्रोमैटिन बोल रहे थे। लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है तो दो गो आपस में आके मिल जाता है, या दो गो आपस में आके मिल जाता है, उसे क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है, कुछ उस आकार का। ठीक, इसके बाद आइए क्या है, केंद्रक में गुणसूत्र यानी डीएनए क्रोमैटिन होते हैं जो कोशिकीय विभाजन के दौरान दिखाई पड़ते हैं, जो डीएनए के अणुओं के रूप में आनुवंशिक जानकारी ले जाते हैं। अब आप बताइए, हम लोग दिमाग यानी मस्तिष्क यानी ब्रेन कहते ही किसे है, जिसके पास सब कुछ का जानकारी होता है। तो केंद्रक के पास भी सब कुछ का जानकारी होता है। केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, और डीएनए के पास आपका हर एक चीज का जानकारी होता है कि आपका आंख किस कलर का है, आपका हेयर किस कलर का है, आप कितना गोरे हैं या कितने काले हैं, यानी हर एक चीज का जानकारी आपके डीएनए के पास पाया जाता है। और डीएनए आपके कोशिका के केंद्रक में होता है, इसीलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या आपको इतना बात क्लियर है? मस्तिष्क हम बोलेंगे किसको, जिसके पास सब कुछ का जानकारी रहता है। तो डीएनए के पास भी सब कुछ का जानकारी होता रहता है। आपके बारे में हर एक जानकारी किसके पास है, डीएनए के पास। इसीलिए यह अनुवांशिक जानकारी रखते हैं, आपका हाथ कैसा है, आपका आंख कैसा है, आपका आईब्रो कैसा है, आपका फेस कैसा है, आपका हेयर कितना है आपके सर पे, हर एक चीज का जानकारी रखता है कौन, तो डीएनए। ठीक, इसके बाद आइए कि डीएनए में कोशिका के निर्माण और संगठन के लिए आवश्यक जानकारी होते हैं। ये अणु जीन से बने होते हैं। बताइए, डीएनए का निर्माण किससे होता है, जीन से होता है। याद रखेगा, यह ऑब्जेक्टिव आता है कि डीएनए का निर्माण किससे होता है, तो जीन से होता है। ठीक, तो डीएनए में कोशिका कहां चला गया यहाँ पे, ये अणु जीन से बने होते हैं जो कोशिका के कार्यों और अनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं। अनुवांशिकता वही है, जानकारी कि आपका पिता का आकार जितना बड़ा था आप भी उतना ही बड़ा होंगे, आपका पिता जितना गोरा था आप भी उतना ही गोरे होंगे। ठीक, यह सबका जानकारी अनुवांशिक जानकारी से कहा जाता है। आप लोग 10th में पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद देखिए आगे क्या है कि क्रोमैटिन पदार्थ जो धागे जैसे संरचना के रूप में उलझे हुए रूप में दिखाई देते हैं। बताइए हम आपको कि जब डीएनए जैसे तैसे धागा जैसा फेंकाया हुआ है जहां तहां, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए उलझे हुए रूप में दिखाई देते हैं। तो कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र में संगठित होते हैं, यानी क्रोमैटिन पदार्थ कोशिका विभाजन से पहले जैसे तैसे जो है फेंकाया रहता है। ठीक, लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है तो आपस में आके मिल जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है, तो गुणसूत्र कहा जाता है। अगला आइए कि केंद्रक रासायनिक गतिविधियों को निर्देशित करके और कोशिका परिपक्वता का निर्धारण करके कोशिका प्रजनन और विकास में कोशिका के प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है केंद्रक। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया केंद्रक के बारे में। तो बताइए, केंद्रक का आकार कभी कभी भी ड्रॉ करने के लिए पूछ जाता है। तो केंद्रक जो है दोहरी परत से घिरा हुआ है, इसे दोहरी झिल्ली कहा जाता है। और जितना भी केंद्रक झिल्ली है सबके बीच में छिद्र टाइप का रहता है, जिसे नाभिकीय छिद्र कहा जाता है। कोशिका के अंदर में जो रैंडम जो कोई भी जो धागा जैसा जो संरचना जैसे तैसे पड़ा हुआ है उसे क्रोमैटिन कहा जाता है। केंद्रक के यह जो एक ऐसा गोल जो अंग है इसे ही क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? और केंद्रक के अंदर में द्रव के रूप में पदार्थ पाया जाता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। क्या आपको कोशिका भित्ति और केंद्रक समझ में आ गया? अभी हम लोग आज जितना चीज पढ़े हैं क्या आपसे उतना चीज का जांच कर ले? तो बताइए, कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है या पादप कोशिका में या दोनों में? तो दोनों में तो नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल किसमें पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो बताइए, कोशिका के किस अंग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। किसको, केंद्रक को। अब हम आपको बोलेंगे क्यों, क्योंकि केंद्रक के पास होता है डीएनए, और डीएनए के पास आपका हर एक अनुवांशिक जानकारी होता है, इसीलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग कोशिका द्रव्य, कोशिकांग, कोशिका का जो प्रकार है हर एक चीज देखेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी एक दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी यह चीज बारीकी से समझ में आ जाए। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर से किसी नेक्स्ट और नए वीडियो में। अगर आप चाहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।